गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। तो ये जो चैप्टर है ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो एंड बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आई एक्सपेक्ट कि जो कॉमर्स के बच्चे हैं उन्होंने अपने +1 +2 इवन बीकॉम में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस जो चैप्टर है ये पढ़ा होगा, जो हम बेसिकली पढ़ते थे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ते हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते किसको है। सिंपल सा चीज़ देखते हैं कि एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक एग्जांपल लो कि मेरी एक फैक्ट्री है जो मैंने चंडीगढ़ में सेटअप करी है, ठीक है? एंड वो फैक्ट्री है वाटर बॉटल्स की, ठीक है? तो अगर मैं 100 वाटर बॉटल्स प्रोड्यूस करती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे वो जो कस्टमर्स हैं वो चंडीगढ़ के होंगे। हो सकता है मेरे जो कस्टमर्स हैं वो डिफरेंट जगह से हो, डिफरेंट प्लेसेस से हो। तो ये आप प्रोड्यूसर जो होता है, ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुँचाए, ठीक है? अब एक जगह जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है, जो मैंने एग्ज़ाम्पल में दिया था कि मैं चंडीगढ़ में प्रोड्यूस कर रही हूँ एंड फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा कस्टमर है, वो है फॉर एग्ज़ाम्पल केरला का। तो मैं चंडीगढ़ से वो अपना प्रोडक्ट उस बंदे तक कैसे पहुँचाऊँगी, वो जो रास्ता होता है जिसको मैं चूज़ करूँगी उसको हम कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अब हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ प्रोड्यूसर टू मेक गुड्स अवेलेबल एट द राइट प्लेस, राइट टाइम विद राइट प्राइस एंड राइट क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल यार हम अमेज़न से या डिफरेंट डिफरेंट जो वेबसाइट्स होती है, जब आप उनसे भी प्रोडक्ट खरीदते हो, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोडक्ट आपको पहुँचाए। तो आपने देखा होगा कि वो प्रोडक्ट आपको वहाँ पे आता है लिख के कि द प्रोडक्ट इज़ बीन शिप्ड और व्हाटएवर, ठीक है? तो जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इज़ बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में हम समझे, तो वो है कि द पाथ जिसके थ्रू आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके तक पहुँचेगा। हमने हमेशा से ये पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे कंज़्यूम हो, है ना? तो हमेशा से ये प्रोड्यूसर की लायबिलिटी है या फिर एक ऑब्लिगेशन है कि उसे ये देखना पड़ता है कि मैं अपना जो प्रोडक्ट है, वो मैं कस्टमर तक कैसे पहुँचाऊँ, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? तो मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि इट इज़ अ पाथ टेकन बाय द गुड्स इन इट्स मूवमेंट, कि एक ऐसा पाथ जो आपके फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ को डायरेक्ट करता है। पीटर ड्रकर ने ये बोला है कि जो चैनल्स होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, प्रोडक्ट सेकेंडरी डिसीज़न होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज़्यूमर तक कैसे पहुँचेगा, ये डिसीज़न प्राइमरी है। प्रोडक्ट सेकेंडरी डिसीज़न होता है, क्योंकि अगर आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव नहीं है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब सिंपल सी चीज़ देखो, मैंने प्रोड्यूस कर लिया 100 बॉटल्स, ठीक है? बट मेरे पास कोई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। मैं अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचा ही नहीं सकती, तो उस प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। दैट्स व्हाट इट मीन्स। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल सिस्टम। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स होते हैं, बट अब वो कौन-कौन से होते हैं? हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के चैनल्स होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल चैनल्स, दूसरे होते हैं नॉन कन्वेंशनल चैनल्स, ठीक है? जो आपके कन्वेंशनल चैनल्स होते हैं, आप उनको नॉन इंटीग्रेटेड कह सकते हो एंड आपके जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं, वो इंटीग्रेटेड होते हैं। इतना क्लियर है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ कन्वेंशनल स्लाइड्स। अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल चैनल्स की। वहाँ पे मैंने ये बोला था कि जो कन्वेंशनल चैनल्स होते हैं, वो नॉन इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब वो एक साथ नहीं चलते। इसका मतलब ये है कि वो लूज़ली लिंक्ड है, ठीक है? जो हम हमेशा से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते आ रहे हैं कि 2 भाई इंटरमीडिएरीज़ होता है, एक मिडलमैन होता है, एक रिटेलर होता है, होलसेलर होता है। ये हम बात करते थे कन्वेंशनल चैनल्स की, ठीक है? तो ये जो कन्वेंशनल चैनल्स हैं, आप ये बोल सकते हो कि ये ट्रेडिशनल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? और ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें एक प्रोड्यूसर होता है, एक एंड कस्टमर होता है और बीच में जो लोग आते हैं उनको हम इंटरमीडिएरीज कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? और जो आपका मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स होते हैं, वो क्लोजली लिंक्ड होते हैं बिकॉज़ ऑफ द मिडलमैन, जिसको हम इंटरमीडिएरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल चैनल। सबसे पहले आता है डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल एज़ द नेम सजेस्ट कि ये डायरेक्टली आप कस्टमर तक पहुँच रहे हो, इसमें किसी का भी बीच में कोई रोल नहीं है, ठीक है? इसको हम ज़ीरो लेवल चैनल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो डायरेक्टली अपने कस्टमर को गुड पहुँचाता है और वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है कस्टमर के साथ और ये बहुत ही शॉर्टेस्ट होता है एंड यहाँ पे इमीडिएट चेंज होता है टाइटल ऑफ ओनरशिप में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं किसी को गुड देती हूँ, तो उसी टाइम वो जो गुड है, वो जैसे ही वो उसको पहुँचा, तो जो ओनरशिप होती है, वो भी उसकी हो जाती है, ठीक है? और मोस्टली जो एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, हेवी मशीनरी होगी, ये डायरेक्टली चैनल्स के थ्रू सेल किए जाते हैं। जैसे एलजी की दुकान होती है ना? तो एलजी का जो शोरूम होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा इतने-इतने टीवीज़ होते हैं, वॉशिंग मशीन्स होती हैं, तो वो प्रेफ़र करते हैं कि जो एलजी हैं
कि वो डायरेक्टली अपने कस्टमर तक गुड्स पहुँचाएँ, वो इंटरमीडियरीज़ को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते। तो जितना आपका एक्सपेंसिव गुड होगा, उतने नंबर ऑफ जो चैनल्स ऑफ इंटरमीडियरी हैं, वो कम रहेंगे। इसको याद रखना, ठीक है? इनडायरेक्ट चैनल्स जब हम बात करते हैं तो ये बोलना है इनडायरेक्ट मतलब ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है ना? तो इसमें बेसिकली एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडियरीज़ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? इंटरमीडियरीज़ बेसिकली क्या होते हैं, एक मिडलमैन होते हैं जो 2 लोगों को कनेक्ट करता है, ठीक है? वो होते हैं इंटरमीडियरी। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज़ होते हैं, वो वेरी करता है फर्म टू फर्म। कई फर्म में 2 हो सकते हैं, कई फर्म में 3 हो सकते हैं, कई फर्म में 4 भी हो सकते हैं। और कई फॉर्म में डायरेक्ट भी हो सकते हैं, तो वो डिफ़र करता है। जब आप एक इंटरमीडिएट को इन्वॉल्व करते हो, उसको आप कहते हो 1 लेवल। जब आप 2 को करते हो, तो उसको हम कहते हैं 2 लेवल एंड जैसे-जैसे आप बढ़ते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 हो गए, तो 3 लेवल चैनल हम कह सकते हैं, ठीक है? इसमें बेसिकली क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक रिटेलर होता है, एक कंज्यूमर होता है या फिर एक मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर होता है, कंज्यूमर होता है, ठीक है? या फिर मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर, ठीक है? एंड जो आपकी टाइटल ऑफ ओनरशिप होती है, वो इमीडिएटली नहीं जाती, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैन्युफैक्चरर ने सबसे पहले गुड्स दिए अपने होलसेलर को, तो वो जो ओनरशिप है वो होलसेलर के पास जाती है। फिर होलसेलर से वो जाएगी रिटेलर के पास, फिर रिटेलर से जाएगी कस्टमर के पास, ठीक है? तो वो कहते हैं कि टाइम लगता है ओनर जो टाइटल ऑफ ओनरशिप होती है वो डायरेक्टली नहीं जाती, वो विद टाइम जाती है, ठीक है? और वो डिले भी होती है एज़ द नंबर ऑफ इंटरमीडिएरीज़ आर इंक्रीज़िंग। अब ये है आपके पास चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास पहला लिंक दिखाया जा रहा है जहाँ पे एक प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल कर रहा है कंज्यूमर को वो होता है डायरेक्ट लेवल डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है इसका एग्जांपल से समझाते हैं जैसे H&M साइट है ना तो H&M के शोरूम्स भी होते हैं उसकी साइट भी है जब आप H&M की साइट पर जाके डायरेक्टली गुड्स वहाँ से परचेज कर रहे हो है ना तो बेसिकली वो एक साइट है वहाँ पे आप गुड्स देखते हो कि हाँ ये चाहिए वहाँ पे आप ऑर्डर डालते हो और वो एच&एम आपको जो गुड्स अब आपको वहाँ प्रोड्यूस मतलब आपको पहुँचा देता है आपकी व्हाटएवर योर एड्रेस इज़, ठीक है? ये होता है आपका डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व ना होना, ठीक है? जो बेसिकली ऑनलाइन साइट्स होती हैं, उनको हम डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है? दूसरा आता है आपके पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 दैट इज़ प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर इसको हम कहेंगे 1 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे एक इंटरमीडियरी को हमने इन्वॉल्व कर लिया है दैट इज प्रोड्यूसर रिटेलर फिर कंज्यूमर अब जैसे आईफोन्स होते हैं है ना एप्पल के जो शोरूम्स होते हैं तो एप्पल क्या करता है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स बनाता है फिर वो अपने ही शोरूम में बेचता है उनको है ना तो फिर वो जो शोरूम है उसको हम कहेंगे कि वो एक रिटेलर है बेसिकली है ना कि वहां से आप डायरेक्टली अपना जो गुड है वहां से उसको कंज्यूम कर सकते हो तो वो आता है आपका 1 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो 2 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर जो बेसिकली कन्वीनिएंट स्टोर होते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो रिटेलर के पास जाता है कि भैया ये सामान चाहिए। जो रिटेलर होता है वो होलसेलर को बोलता है कि इतनी डिमांड है, आप उस हिसाब से हमारे को प्रोडक्ट दीजिए एंड जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर को बोलता है कि देखो यहाँ पे इतना सामान चाहिए तो आप उस हिसाब से गुड्स देना, ठीक है? प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर करता है, होलसेलर क्या होता है वो आप आगे पढ़ोगे। होलसेलर बेसिकली क्या करता है कि वो बल्क में गुड्स खरीदता है, फिर वो स्मॉल-स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिटेलर को देता है और रिटेलर कंज्यूमर को देता है, ठीक है? एंड लास्ट आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 3 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर आता है। ठीक है? इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप एक एजेंट को रखते हो कि यार जब आपके पास एरिया बहुत वाइड होता है तो आप अपने एजेंट्स रख देते हो कि जो मैं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कल्याणी पब्लिशर्स जो है उनका नॉर्थ में एक एजेंट है। अब आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द एजेंट आई विल चेक देन आई विल टेल यू। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है जो कल्याणी पब्लिशर्स होते हैं वो अपनी जो बुक्स हैं वो उस एजेंट को देते हैं और वो एजेंट आगे डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में उनको देता है ठीक है जिनको भी वो बुक्स चाहिए होती हैं वो उस एजेंट को कांटेक्ट करता है और वो बोलता है कि यार हमारे को ना ये बुक्स चाहिए एंड एजेंट फिर वो बुक्स आगे प्रोवाइड करवाता है ये होता है आपका 3 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड चैनल सिस्टम एज द नेम सजेस्ट इंटीग्रेटेड मतलब ये काफ़ी सही है मतलब इकट्ठा है इसको हम ये कह सकते हैं ये नॉन कन्वेंशनल होता है और यहाँ पे फुली कोऑर्डिनेशन होता है जैसे हमने कन्वेंशनल चैनल से पढ़ा था कि वो लूजली लिंक्ड है तो ये लूजली लिंक्ड नहीं है बट ये फुली कोऑर्डिनेटेड है और उनमें बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है इनको हम मॉडल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं एंड यहाँ पे बेसिकली होता है कि आप टैक्टिक्स अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह यूज करके अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिफरेंट कैसे कर सकते हो दूसरों से
विद द हेल्प ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम बेसिकली उसको पढ़ते हैं, ठीक है। आपके जो इंटीग्रेटेड चैनल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं वर्टिकल और दूसरे होते हैं हॉरिजॉन्टल। जो आपके वर्टिकल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो बड़े रैशनलाइज़्ड होते हैं एंड कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, ठीक है? इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये अचीव कर सके मैनेजरियल, प्रमोशनल एंड टेक्निकल इकोनॉमीज़ को, ठीक है? इसको किया जाता है बाय इंटीग्रेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल, कॉन्ट्रैक्चुअल चैनल एंड कॉर्पोरेट चैनल। सबसे पहले आपके पास आते हैं एडमिनिस्ट्रेट वर्टिकल चैनल। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ 1-2 फर्म्स मिलकर एक नॉर्मल सा डिसीजन पे आती हैं एंड दैट डिसीजन इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल हम देते हैं वॉलमार्ट का, कि जैसे वॉलमार्ट मार्केट में आया, उसने देखा कि कुछ मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स है, तो उसने वो यूज करा एंड आज वो ऐसी टैक्टिक्स है जो सब यूज करते हैं। तो इनको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल चैनल्स। जब एक या दो से ज्यादा फर्म्स कोऑर्डिनेट करती हैं अपने एफर्ट्स को और वो सब फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल चैनल। इसमें बेसिकली फ्रेंचाइजिंग की बात की जाती है। जब आप एक फर्म को हायर करते हो ताकि वो आपके नाम पे गुड्स आगे बेच सकता है, दैट इज बेसिकली फ्रेंचाइजिंग ओनली। जैसे डोमिनोज हो गया या फिर पिज्जा हट हो गया, वो यही है। थर्ड आता है कॉर्पोरेट वर्टिकल चैनल। इसमें क्या होता है कि इसमें जो फर्म होती है वो ये बोलती है कि मैं ओन भी खुद करूँगी, मतलब मेरा ही मैं ही मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं ही प्रोड्यूसर हूँ। इसमें एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं टाटा, बाटा या एप्पल। अब जैसे मैंने एप्पल का पहले भी दिया था कि जो एप्पल है वो खुद ही मैन्युफैक्चरर है और वो खुद ही अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचता भी आगे, जो एप्पल के स्टोर्स होते हैं। तो ये बेसिकली आते हैं कॉर्पोरेट वर्टिकल चैनल्स में, जहाँ पे ये ओन भी खुद करते हैं एंड जो ऑपरेट है वो भी खुद करते हैं, कि उनका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ये खुद ही सँभालते हैं एंड ओन भी उसको खुद करते हैं। वो बेसिकली इंटरमीडिएरीज़ में ज़्यादा फँसते नहीं हैं। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल चैनल की। हॉरिजॉन्टल चैनल होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज़ वो जॉइंट हो जाती हैं, दे कम टुगेदर एंड दे जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स इन मार्केट ईदर देमसेल्व्स, और वो एक सेपरेट यूनिट क्रिएट करती हैं कि वो हमारे बिहाफ पे वो काम करेगा। एग्ज़ाम्पल हम देते हैं मारुति उद्योग का, कि जो मारुति था वो डिफरेंट था, सुजुकी डिफरेंट था। ये दोनों ने कोलैब किया ताकि ये मार्केट जो अपॉर्च्युनिटीज़ है उसको ग्रैब कर सके। बड़ा ही कॉम्पिटिशन था, रैपिड चेंज हो रही थी टेक्नोलॉजी में, तो इन दोनों ने मिलके सेटअप किया साथ में एंड नाउ दे बेसिकली कैप्चर अ बिग पार्ट इन द मार्केट, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जब 2 कंपनी जॉइंटली ये डिसाइड करती है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर वो एक इंडिपेंडेंटली यूनिट सेट कर देती है जो उनके बिहाफ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान देंगे। ओके। हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंटरमीडियरीज। आपके पास 2 टाइप के इंटरमीडियरीज होते हैं, दैट इज मर्चेंट एंड एजेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमीडियरी होता क्या है। इंटरमीडियरी होता है एक मिडलमैन, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जैसे होलसेलर है, रिटेलर है, कस्टमर है, तो जो मिडल लिंक होता है, जो 2 लोगों को जोड़ता है, उसको हम कहते हैं इंटरमीडियरी, ठीक है। मार्केट इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? ये एक ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में है ताकि वो परफॉर्म कर सके फंक्शंस को, जिसके थ्रू वो कनेक्ट करते हैं अपने प्रोड्यूसर को और एंड कंज्यूमर को, ठीक है। तो these individuals and institutions perform the functions of procurement, storage, packing, financing, transportation, counseling, linking the two ends, ठीक है। जब मैं ये बोलती हूँ कि इंटरमीडियरी लिंक करता है, तो वो बेसिकली सिर्फ लिंक नहीं करता, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वो परफॉर्म करता है उन दोनों के लिए, ठीक है। एंड हमारे पास जो ये मिडलमैन की क्लासिफाइड है वो 2 टाइप के होते हैं, दैट इज़ मर्चेंट एंड एजेंट मिडलमैन। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे मिडलमैन है, तो ये 2 टाइप के हैं, एक होते हैं मर्चेंट मिडलमैन और एक होता है एजेंट। मर्चेंट में आपके पास 2 टाइप के मिडलमैन होते हैं, दैट इज़ होलसेलर एंड दूसरा आता है आपके पास रिटेलर, व्हेयरएज़ आपके पास एजेंट में आते हैं ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट, सेलिंग एजेंट, फॉरवर्ड एंड क्लियरिंग एजेंट्स, फैक्टर एंड ऑक्शनियर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम होलसेलर एंड रिटेलर के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला मर्चेंट मिडलमैन आता है, दैट इज होलसेलर। होलसेलर बेसिकली क्या करता है कि वो मैन्युफैक्चरर से बल्क में गुड्स को खरीदता है, ठीक है। और वो क्या करता है, जब वो बल्क में गुड्स खरीदता है तो डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स को स्मॉल स्मॉल लॉट्स में उन गुड्स को देता है। तो जो होलसेलर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स स्टोर करता है, तो वो जो रिटेलर होता है उसका जो ये स्टोरिंग की प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से वो बल्क में सामान खरीदता है और आगे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में वो रिटेलर को देता है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि होलसेलर्स डायरेक्टली कंज्यूमर से डील भी करता है। जैसे
आपने खुद देखा होगा कि यार होलसेल में लेंगे तो वो थोड़ा ना सस्ता पड़ेगा। आपको ये पता है कि होलसेलर हमेशा थोड़ा सस्ता में देगा क्योंकि वो बल्क में प्रोडक्ट वहाँ पे उसके पास बल्क में गुड्स होते हैं। तो कभी-कभी जैसे शॉप्स पे भी लिखा होता है कि दीज़ गुड्स आर अवेलेबल एट होलसेल प्राइस, तो होलसेलर का जो वो प्राइसिंग होती है वो हमेशा लो होती है एज़ कम्पेयर टू अ रिटेलर, ठीक है? जो होलसेलर्स होते हैं वो ऐसे मिडलमैन होते हैं जो रिटेलर्स को भी गुड्स देते हैं, वो अदर मर्चेंट्स को भी देते हैं, कमर्शियल को भी देता है, इंडस्ट्रीज को भी देता है, इंस्टीट्यूशन यूजर्स को भी देते हैं, है ना? दे बाय प्रिंसिपली फॉर रीसेल और बिजनेस यूज। तो उनका बेसिक सा मोटिव ये होता है कि अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारे को यही है कि हम ये पर्सपेक्टिव से खरीद रहे हैं कि हमारे को ये गुड्स आगे बेचने हैं, या फिर दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि बिजनेस के लिए चाहिए, है ना? तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ होलसेलर की या फिर उनकी जो ड्यूटीज है। अब जैसे यार ये होता है होलसेलर में, जैसे ये है होलसेल मार्केट्स दिल्ली में है, ये हिमाचल में है एंड डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली आपको बहुत सस्ते प्राइस पे ये अवेलेबल होंगे एंड आप डायरेक्टली कंज्यूमर होलसेलर के पास जाकर गुड्स खरीद सकता है, राइट? अब ये होलसेलर के फंक्शंस कि वो होलसेलर क्या-क्या फंक्शंस करता है। वो वेयरहाउसिंग करता है, जैसे मैंने बताया कि वो बल्क में सामान खरीदता है और वो स्टोर करता है। तो जो वेयरहाउसिंग की फैसिलिटी होती है, वो आपको होलसेलर प्रोवाइड करवा के देता है, प्रोड्यूसर को भी एंड रिटेलर को भी, ठीक है? रिस्क बेयरिंग हो सकता है जो कि प्रोड्यूसर के गुड्स हैं, वो आगे ना बिके, है ना? तो वो रिस्क बेयर करता है प्रोड्यूसर के पार्ट पे, ठीक है? कि ज़रूरत थोड़ा है कि आपको पता है मार्केट तो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो वो उसने गुड्स खरीदे हैं वो सारे के सारे बिके। तो जो रिस्क होता है वो होलसेलर बेयर करता है ऑन द बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है? फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग क्या होता है, कभी-कभी जो रिटेलर्स होता है दे डोंट हैव द मनी टू परचेज़ द गुड्स, तो वो बोलते हैं कि ठीक है यार तू ले ले, तो वो फाइनेंसिंग भी थोड़ा-थोड़ा मतलब उधार पे भी चलता है, तो फाइनेंसिंग जो फैसिलिटी होती है वो होलसेलर प्रोवाइड करवाता है। ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड पैकिंग, ठीक है? क्या होता है कि कई रिटेलर्स को सामान कैसा चाहिए, कइयों को कैसा चाहिए, कइयों को कैसा चाहिए। तो होलसेलर क्या करता है, उसने तो बल्क में सामान खरीद लिया। अब वो क्या करता है, जैसे रिटेलर की रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से सामान को पैक करता है। कइयों को कोई गुड्स चाहिए, कइयों को कोई गुड चाहिए, कइयों को ए क्वालिटी चाहिए, कइयों को बी क्वालिटी गुड्स चाहिए। उस हिसाब से वो ग्रेडिंग करता है, पैक करता है और पैकेजिंग भी करता है। डिस्पर्सिंग एंड सेलिंग तो ऑब्वियसली वो कर ही रहा है एंड प्रोवाइडिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। प्रोवाइडिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन कैसे कि कभी-कभी जो होलसेलर होता है, नॉट कभी-कभी बट होलसेलर क्या करता है, रिटेलर्स को बताता है कि यार ऐसा करो सर, इतने गुड्स चाहिए हमारे को, तो इतने ही भेजना, है ना? तो बेसिकली क्या होता है कि कितने गुड्स आपको अवेलेबल है, कि कितने चाहिए, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो कौन बताता है आपको? होलसेलर। वो होलसेलर किसको पास ऑन करेगा? मैन्युफैक्चरर, क्योंकि देखो इतनी डिमांड है, आप इस हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करो। बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तो होलसेलर बोलेगा कि सर बहुत डिमांड है, आप उस हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस करो। ठीक है? तो ऐसे-ऐसे जो मार्केट इन्फॉर्मेशन होती है वो होलसेलर प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विसेज़ टू मैन्युफैक्चरर की, वो क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करवाता है मैन्युफैक्चरर को। तो होता है इकोनॉमीज़ टू स्केल, क्योंकि वो बल्क में प्रोडक्ट मतलब ले रहा है सामान, तो बल्क प्रोडक्शन भी हो रही है ना? सेविंग इन टाइम एंड ट्रबल, तो होलसेलर कलेक्ट्स ऑर्डर फ्रॉम लार्ज रिटेलर्स, तो वो जो मैन्युफैक्चरर का काम है वो होलसेलर करके दे रहा है। तो जो टाइम एंड आपकी जो ट्रबल है वो आपको नहीं लेनी पड़ रही एज़ अ मैन्युफैक्चरर। ठीक है? रेगुलराइज़ेशन ऑन प्रोडक्शन साइकिल, तो द होलसेलर गिव्स एक्चुअल एंड पोटेंशियल डिमांड कंडीशन, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो बताते हैं कि कितनी डिमांड है, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को देखो आप, उस हिसाब से प्रोड्यूस करना। तो रेगुलराइजेशन ऑन प्रोडक्ट साइकिल एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन, होलसेलर मैचेस सीजनल डिमांड एंड सप्लाई, इट रिड्यूसेस वेगरीज, मतलब कि ज़्यादा जो प्राइस है वो इतना भी एकदम से हाइप नहीं आएगा और में कि नॉर्मल कांस्टेंट रहेगा, इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि क्या-क्या सर्विसेज़ है जो वो रिटेलर को प्रोवाइड करवाता है। स्टॉक रिप्लेनिशमेंट, द रिटेलर इज़ कैरिंग आउट ऑन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू मीट वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स। होलसेलर हेल्प्स हिम टू हैव द स्टॉक, ऑब्वियसली अब रिटेलर तो इतना स्टॉक स्टोर नहीं कर रहा, उसके बदले पे कौन कर रहा है? होलसेलर। तो होलसेलर स्टॉक को स्टोर करके रखता है ताकि जब रिटेलर को ज़रूरत पड़े वो उसको गुड्स प्रोवाइड करवा सके, ठीक है? सेविंग कॉस्ट एंड टाइम, तो रिटेलर को भी मैन्युफैक्चरर के पास जाना नहीं पड़ रहा कि हाँ जी, इतने गुड्स चाहिए, इतने गुड्स चाहिए। ही इज़ इन टाइड अप रिलेशन विद द होलसेलर, तो वो होलसेलर को डायरेक्टली वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। बेटर यूज़ ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी, रिटेलर के पास अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है अपने गुड्स को रखने की, तो होलसेलर के पास जाकर लेना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक्सपर्ट नॉलेज, तो रिटेलर तो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ टैंगल होता है, उसको पता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्या डिमांड है, क्या-क्या कंडीशंस है मार्केट में, तो इस हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू होलसेलर, ठीक है? Wholesaler has the expert knowledge about the market conditions. This knowledge is passed on to the retailers. तो ये जो पासिंग ऑफ द नॉलेज है वो दोनों साइड से होती है, रिटेलर टू होलसेलर भी होती है, होलसेलर टू रिटेलर भी होती है, ठीक है?
नाउ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ होलसेलर। हमारे पास 3 टाइप के होलसेलर होते हैं। एक होता है फुल फंक्शन, एक होता है कन्वर्टर और एक होता है ड्रॉप शिपर। फुल फंक्शन होता है कि वो एज़ अ नेम सजेस्ट कि वो फुल फंक्शन करेगा, कि वो सारे के सारे फंक्शंस करेगा। कि वो मैन्युफैक्चरर से गुड लेगा, फिर उसको ग्रेड करेगा, उनको लेबल करेगा, उनको पैक करेगा, फिर रिटेलर को देगा। तो ये लॉन्ग प्रोसेस जो होती है होलसेलर की, उसको सारे को सारा करता है। दूसरा होता है कन्वर्टर। एज़ अ नेम सजेस्ट कि ये कुछ कन्वर्ट करेगा। जिसके पास गुड्स आएँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास कोई गुड्स आया, उसमें वो अपना एलिमेंट ऐड करता है और फिर वो गुड आगे बेचता है। दैट इज़ कन्वर्टर, ठीक है? फिर हम बात करते हैं ड्रॉप शिपर की। ड्रॉप शिपर का बेसिकली काम क्या होता है कि वो गुड्स खरीदता है, आगे ही वहाँ से रिटेलर को दे देता है, वो खुद स्टोर नहीं करता। ही इज़ अ होलसेलर, बट वो क्या करेगा, गुड्स मैन्युफैक्चरर को कॉल करेगा कि अच्छा तेरे को गुड्स बेचने हैं? वो बोलेगा हाँ, मुझे बेचने हैं। वो रिटेलर को कॉल करेगा, अच्छा तुम्हें गुड्स खरीदने हैं? वो बोलेगा हाँ, मुझे खरीदने हैं। तो वो उन दोनों को आपस में मिला देगा। बीइंग अ होलसेलर, ठीक है? तो वो खुद गुड्स स्टोर नहीं करता, उसके मतलब वो डायरेक्टली उनको मिला देता है, ठीक है? दैट इज़ अ ड्रॉप शिपर। नाउ वी टॉक अबाउट रिटेलर। तो जो रिटेलर होता है वो एक इंटरमीडियरी होता है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। जो मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेचता है और रिटेलर आगे कंज्यूमर को देता है, ठीक है? तो जो रिटेलर होता है वो एक लास्ट लिंक होता है, एक फाइनल यूजर होता है एंड द होलसेलर और द मैन्युफैक्चरर। बेसिकली जब होलसेलर टू कंज्यूमर है तो भी रिटेलर इंटरमीडियरी है, अगर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली रिटेलर को भेज रहा है तो भी वो इंटरमीडियरी है, ठीक है? तो रिटेलर या फिर एक मर्चेंट एक ऐसी एंटिटी है जो गुड्स को बेचता है टू दी कंज्यूमर डायरेक्टली। वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है कस्टमर के साथ, ठीक है? हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। जैसे ये सारे रिटेलर्स हैं, इजी डे, बिग बाज़ार, आइकिया, विशाल, मेगा मार्ट, लाइफस्टाइल, वॉलमार्ट, ये सारे आपके बेसिकली रिटेलर्स हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ रिटेलर। वो क्या करता है, बाइंग एंड असेंबलिंग की। बाइंग एंड असेंबल कैसे, कि वो बताता है कि सर इतने-इतने मेरे को सामान चाहिए, तो उस हिसाब से वो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से ऑर्डर लेता है और वो आगे बेचता है, ठीक है? वेयर हाउसिंग थोड़ा मतलब इतना तो उनको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एज़ कम्पेयर टू द होलसेलर, बट उनको थोड़ा-सा स्टॉक तो रखना पड़ता है, ठीक है? तो दैट इज़ वेयर हाउसिंग। सेलिंग डायरेक्टली वो कर रहा है टू कंज्यूमर। रिस्क शोल्डरिंग कि हाँ, थोड़ा-थोड़ा सा जो रिस्क होता है वो उसके साथ वो शेयर करता है होलसेलर के साथ, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो गुड बेच दिया आगे, अब वो खरीदेंगे कस्टमर या नहीं वो तो कस्टमर पे डिपेंड करता है। तो जो रिस्क होता है वो होलसेलर बेयर करता है ज़्यादा एंड थोड़े हद तक रिटेलर भी बेयर करता है। ठीक है, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग आपको पता ही है। फाइनेंसिंग भी होती है, कभी-कभी वो उधार पे सामान बेच भी देते हैं। एडवर्टाइजिंग हाँ, जो मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली जा-जाकर कस्टमर को तो बता नहीं सकता कि मेरा जी ये गुड है, मेरा ये गुड है, तो वो एडवर्टाइजिंग किसके थ्रू होती है? रिटेलर के थ्रू। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभी डिफरेंट-डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं यार मार्केट में कि ना नया प्रोडक्ट आया है, अभी ये आएगा ऐसे-ऐसे, तो वो एडवर्टाइजिंग ही होती है जो रिटेलर करता है। तो रिटेलर एडवर्टाइजिंग करता है, ठीक है? सप्लाई ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो रिटेलर होता है वो देखता है कि मार्केट में कैसी-कैसी कंडीशंस हैं और उस हिसाब से वो जो मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, कस्टमर्स को गुड आपका अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, डिमांड है, नहीं है, वो सारी चीज़ें किसको बताता है वो? मैन्युफैक्चरर को या फिर वो बताता है होलसेलर को, ठीक है? टाइप्स ऑफ रिटेलर, एक होते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर और एक होते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स, ठीक है? अब हम पहले सबसे पहले पढ़ते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर्स, जैसे मार्केट ट्रेडर्स यार कि जैसे-जैसे जो मार्केट क्या जैसे कई जगह पे मार्केट नहीं लगते कि आज वेडनेसडे मार्केट लगा है, संडे मार्केट है, जैसे फॉर एग्जांपल सब्जियों का मार्केट लगता है कि संडे मार्केट है, ये होती है वो वाली मार्केट, ठीक है? हॉकर्स एंड पेडलर्स होते हैं कि जो साइकिल्स वगैरह पे आते हैं, जैसे दूध लेने आते हैं या वेजिटेबल्स जो अपनी वो लेकर आते हैं रेडी, वैसे वाले होते हैं आपके हॉकर्स एंड पेडलर्स, ठीक है? स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं कि जो चौराहे मतलब सड़कों पे जो सामान बेचते हैं, ठीक है? जब मेला वगैरह लगता है तो वहाँ पे जो लोग आपका सामान बेचते हैं अपना, वो हमारे होते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स, ठीक है? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लार्ज स्केल रिटेलर्स। इसमें आता है आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स की, जैसे बिग बाजार हो गया, मल्टीपल शॉप्स एंड मॉल्स, तो मॉल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना? फिर आता है आपके पास कंज्यूमर कोऑपरेटिव, जैसे अपना बाजार, फार्मर्स मार्केट की, एक कोऑपरेटिव होते हैं जो मार्केट को रन करते हैं, अपनी दुकान खुद रन करते हैं एंड फेयर प्राइस शॉप्स होते हैं, ये भी आपके लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं, ठीक है? नाउ वी टॉक अबाउट कि होलसेलर और रिटेलर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? हुँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन, सेल ऑफ गुड्स इन बल्क बट चीपर रेट्स। रिटेलर क्या होता है, सेल ऑफ गुड करता है ये भी टू द एंड कंज्यूमर, बट इनका जो रेट्स होता है वो हाई होता है, इनके पास जो क्वांटिटी होती है वो भी बड़ी लिमिटेड होती है। होलसेलर के पास तो बहुत लिमिटेड, उसके पास
बड़ी मतलब उसके पास जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रिटेलर। मैंने पहले भी बताया था जो होलसेलर होता है उनका जो प्राइसिंग होती है वो बहुत बहुत ही सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू अ रिटेलर। रिटेलर थोड़ा एक्सपेंसिव गुड्स देता है एज़ कम्पेयर टू अ होलसेलर, ठीक है? कॉस्ट, होलसेलर को जो कॉस्ट होती है उनकी वो लेस होती है, रिटेलर की जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है? होलसेलर हमेशा लार्ज होते हैं, जो आपके रिटेलर्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ होते हैं, ठीक है? होलसेलर का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत लार्ज होती हैं, रिटेलर की लिमिटेड होती हैं। डील्स इन, तो जो होलसेलर होता है वो डील करता है लिमिटेड प्रोडक्ट्स में, है ना? वो सब नहीं खरीदेता जो बल्क में, है ना? वो कुछ ही प्रोडक्ट्स लेता है, सिलेक्ट करता है, उनको बल्क में ही खरीदता है। व्हेreas जो रिटेलर होता है वो डिफरेंट-डिफरेंट होलसेलर से, डिफरेंट-डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से डिफरेंट-डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेता है, तो वो वैरायटी होती है उसके प्रोडक्ट्स में, ठीक है? बिज़नेस आउटरीच, तो स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट, डिफरेंट स्टेट, जो रिटेलर्स हो मतलब जो होलसेलर होता है वो डिफरेंट मतलब उनका जो एरिया होता है जिसको वो कवर करते हैं वो वाइड होता है एज़ कम्पेयर टू द रिटेलर्स। रिटेलर्स का जो एरिया होता है वो बहुत लिमिटेड सा हो जाता है। आर्ट ऑफ सेलिंग, होलसेलर को आर्ट ऑफ सेलिंग नहीं आनी चाहिए, मतलब नॉट कंपल्सरी ही शुड हैव इट बिकॉज़ रिटेलर ने तो खरीदना ही है उससे जाके। रिटेलर को आर्ट ऑफ सेलिंग ज़रूरी है कि कोई अगर कंज्यूमर आए तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे, तो आर्ट ऑफ सेलिंग ज़रूरी है उसके लिए। प्रमोशन, होलसेलर कभी प्रमोट नहीं करता गुड्स को, व्हेreas रिटेलर डू प्रमोट्स द गुड कि हाँ, ये गुड है, ये नया आया है, आप ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, ठीक है? कॉम्पिटिशन, होलसेल में ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता, रिटेलिंग में बहुत कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांज़ैक्शंस जो होलसेलर में होती है वो लार्ज होती है, रिटेलर में बड़ी कम होती हैं एंड जो ये लिंक क्रिएट होता है होलसेलर का वो होता है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, एंड जो रिटेलर का लिंक होता है वो होता है बिटवीन होलसेलर एंड द कस्टमर, ठीक है? बिफोर वी स्टार्ट एजेंट मिडलमैन, एक और चीज़ रहती है यार, दैट इज़ नॉन स्टोर रिटेलिंग। ये इनके कुछ टाइप्स होते हैं, दैट इज़ हाउ टू हाउस सेलिंग, कि बेसिकली आपने देखा होगा कि जो सेल्समैन या सेल्स वुमन आपके पास आती हैं, घर-घर जाके जब प्रोडक्ट को बेचा जाता है तो हाउस टू हाउस सेलिंग में आता है। टेलीफोनिक रिटेलर्स भी होते हैं, जैसे नापतोल वगैरह हो गया, तो वो टेलीफोनिक रिटेलर्स हैं कि आप जैसे कॉल करके बोलते हो कि हाँ जी, हाँ, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे कैटलॉग्स वगैरह आते हैं। मेल ऑर्डर सेल्स भी होती हैं एंड ऑटोमैटिक वेंडिंग मशीन्स जो होती हैं, वो भी आपकी नॉन स्टोर रिटेलिंग में आती हैं, ठीक है? मूविंग ऑन टू द एजेंट मिडलमैन, सबसे पहले आपके पास आते हैं कमीशन एजेंट्स। एज़ द नेम सजेस्ट कमीशन, तो इनको जो सेलिंग होती है उसमें कमीशन मिलता है। इनका बेसिकली कोई वो होता है कि गुड्स जो जैसे ही बिकता है तो उनका कुछ कमीशन मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2% या 3% जो प्रॉफिट हुआ उसमें से उनको कुछ कमीशन मिलता है, ठीक है? तो बेसिकली होते हैं ही बाइज एंड सेल गुड्स फॉर हिज प्रिंसिपल इन रिटर्न फॉर अ कमीशन। ही मे और मे नॉट बाय हिज नेम बट ही डज नॉट अज्यूम एनी रिस्क। उसका कोई रिस्क नहीं होता इतना। अगर गुड बिका तो कमीशन मिलेगी, नहीं बिका तो कमीशन नहीं मिलेगी, बट उससे उसका कोई लॉस नहीं होगा। तो बेसिकली वो एक विन विन पोजीशन में है। अगर गुड को बेचा गया आगे तो उसको प्रॉफिट होगा, नहीं बेचा गया तो वो उसी पोजीशन पे है, उसको ज्यादा कोई दिक्कत का काम नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं ब्रोकर्स के। ब्रोकर एक एजेंट होते हैं जो एम्प्लॉय किए जाते हैं ताकि वो बार्गेन कर सके एंड थोड़ा-सा नेविगेट कर सके बिटवीन 2 पार्टीज़, ठीक है? 2 पार्टीज़ के बिटवीन में ब्रोकर का काम आता है, ठीक है? ही इज़ अ इंडिपेंडेंट एजेंट हू नेगोशिएट्स बार्गेन और एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़। जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं, उनके बिटवीन जो एक पार्टी होती है, जो उनके बिहाफ पे बार्गेन करता है या कॉम्पेंसेट करता है, नेगोशिएट करता है, उसको हम कहते हैं ब्रोकर, ठीक है? जो ब्रोकर होता है ही ब्रिंग्स द इंटेंडिंग बायर एंड द सेलिंग टुगेदर, ठीक है? ही डज़ नॉट टेक टाइटल टू द गुड्स एंड हेंस ही डज़ नॉट टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स। जो ब्रोकर्स होते हैं दे स्पेशलाइज़ इन पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ कॉमर्स। दूसरा हम बात करते हैं फैक्टर्स। जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रिंसिपल के हिसाब से चलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ मतलब फैक्टर्स बेसिकली उनको कोई बोलता है कि देख तूने उसको जाके प्रोडक्ट लेना है, तूने उसको देना है, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। एज़ एन एजेंट एम्प्लॉयड टू सेल द गुड्स और मर्चेंडाइज़ कंसाइन्ड और डिलीवर्ड टू हिम बाय हिज प्रिंसिपल फॉर अ कॉम्पेंसेशन, उसको बदले में कॉम्पेंसेशन मिलता है उसका, ठीक है? उसका मेजर रोल ये होता है कि वो अपने गुड्स जो उसको असाइन किए गए हैं, उसको प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पहुँचाया जाए, ठीक है? सिंस सेलिंग इन हिज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, a factor has the power to sell the goods in his own name. He can sell at such price and time he thinks the best. He can sell on credit. He can receive the payment and issue valid receipts on the behalf of the principal. He has in the lieu on goods in his possession for the charges due to him and recover of advance payment made. ठीक है? तो बेसिकली ये बोलते हैं कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे मतलब उसके नाम पे गुड्स को बेचता है, क्योंकि प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप है ना, तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो एक्ट कर सकता है विद द रिगार्ड्स ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है? अगर प्रिंसिपल अलाउ करता है तो वो उसके बिहाफ पे एक्ट कर सकता है एंड वो गुड्स जो है
वो जैसे भी प्रिंसिपल बोलता है उसको उस हिसाब से उनको गुड्स को देना होता है, ठीक है? हमारे पास लास्ट आती है ऑक्शनियर्स। देयर आर सम क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स जो ऑक्शन के थ्रू बेचे जाते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई, टी हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ना आर्ट पीसेस हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग्स हो गए, जो बहुत ही कॉमनली सोल्ड किए जाते हैं ऑक्शन पे। जैसे देखा होगा कि हाँ जी, एक आप प्रोडक्ट को लगा दिया जाता है सेल पे, फिर वहाँ पे उसकी बोली लगती है कि हाँ जी, इतना, इतना, इतना और जो बेस्ट सबसे हाई प्राइस होता है उस पे उसको बिड किया जाता है, दैट इज़ ऑक्शनर, ठीक है? ऑक्शनियर इज़ द लीगल एजेंट ऑफ द सेलर टिल द गुड्स आर नॉक्ड डाउन टू द हाईएस्ट बिडर, ठीक है? तो वो एक इंटरमीडिएरी होता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर एंड हिज डीलिंग्स आर मोस्टली ऑन द कैश टर्म्स, ऑब्वियसली वो कैश के बेसिस पे ही चलती है। नाउ वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी बेसिकली होता है कि किस इंटेंसिटी से जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने गुड्स को बेच रहा है, ठीक है? टू डिग्री टू विच द प्रोड्यूसर इज सेलिंग टू हिज कस्टमर। हमारे पास 3 टाइप की पॉलिसीज़ आती हैं। सबसे पहले आता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आता है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड आता है आपके पास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एज़ द नेम सजेस्ट इंटेंसिव कि भाई हमारे को इसमें सब तरह की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कवर करती है, ठीक है? चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की आप थ्रू रोड कर रहे हो या फिर आप वाटर कर रहे हो या फिर एयर कर रहे हो, व्हाटएवर, हमारे को बेसिकली कवर करना है। हमारा यहाँ पे मोटो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को टारगेट करें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएँगे, ठीक है? हमारा मेन एम यही होता है कि हम मैक्सिमम कर सकें अपनी कवरेज और रीच, ठीक है? तो हम और इसमें बेसिकली हम कन्वीनियंस गुड्स की बात करते हैं, ठीक है? जो रोज़गार के गुड्स होते हैं, उनको हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के पॉलिसी हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है? सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एज़ अ नेम सजेस्ट कि सिलेक्टिव है, तो हम मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं कि यार देख, मुझे जो अपने गुड्स देने हैं, तो मैं इस एजेंट के थ्रू या इसी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बेचूँगा। दैट इज़ माय सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, ठीक है? मिडलमैन आर प्रेफर्ड व्हिच हैव गुड रेपुटेशन। हम ऐसे मिडलमैन को चूज़ करेंगे जिनकी अच्छी रेपुटेशन है, बढ़िया है ना? नॉट गुड इन कस्टमर सर्विसेज आर अवॉइडेड। तो ऐसे जो रिटेलर्स मतलब मिडलमैन है जो ज़्यादा अच्छे नहीं है कस्टमर्स के साथ, बिकॉज़ कस्टमर इज़ द किंग, है ना? तो कस्टमर्स की प्रेफ़रेंसेस देखना, जो उनके साथ बढ़िया है उनको सेलेक्ट करना, जो नहीं है हू आर नॉट गुड इन टर्म्स विद कस्टमर, उनको हम बेसिकली अवॉइड करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली जो आपके एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं या जो आपके शॉपिंग गुड्स होते हैं, उनको हम सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पॉलिसी हम उसको यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है ना? जैसे रेफ्रिजरेटर हो गए, तो ये एक्सपेंसिव गुड्स हैं एंड लास्ट आता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव होता है कि कुछ भी नहीं यूज़ करना, एक ही सिलेक्ट करना हमने। इसमें क्या होता है कि इसमें हम किसी मिडलमैन को बोलते हैं कि देखो, मैं आपको अपने गुड्स सिर्फ़ आपको ही दूँगा और आप मेरे लिए ही काम करोगे। दैट इज़ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? यहाँ पे हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस रिक्वायर की जाती है एंड ओनली वन मिडलमैन इज़ इन्वॉल्व्ड, ठीक है? जैसे बेसिकली लग्ज़री कार्स हैं, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं, अ, ऑडी की कार्स जो होती हैं, ठीक है? तो ऑडी वालों ने अपना एक मिडलमैन सेट किया हुआ है कि हम तो इसी को देंगे, हम सबको अपनी गाड़ियाँ नहीं बाँटते फिरेंगे। हमारा जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा या हमारा जो मिडलमैन होगा, वो यही होगा और ये हमसे ही डील करेगा, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द मिडलमैन कि बस आप हमसे ही गुड में डील करेंगे, ठीक है? तो ये थे आपके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो इंटेंसिटी बेस्ड थे। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे। होप यू लाइक इट।